क्लास 12 की फिजिक्स विषय का पेपर देने जा रहे हो तो पेपर देने जाने से पहले इस मॉडल पेपर को आप जरूर देख लीजिए, जो मैं आप सभी लोगों के समक्ष हल कराने जा रहा हूं। इस मॉडल पेपर में मैंने देखा बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस मॉडल पेपर को पूरा हल करके जाते हैं तो कई सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल बनाए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय को लॉस किए हुए अपने इस मॉडल पेपर को, और इस मॉडल पेपर को हम पूरा सॉल्यूशन आपको कराने वाले हैं। चलिए भाई देखिए, पहला प्रश्न आप सभी को पता है कि बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि n प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न पहले का पार्ट, n प्रकार के अर्धचालक में अगर बहुसंख्यक आवेशवाहक की बात करता है तो इलेक्ट्रॉन बोलते, लेकिन n प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेशवाहक की बात कर रहा है तो अल्पसंख्यक आवेशवाहक का कार्य कौन करता है भैया? होल, जिसको हम क्वार्टर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अगला है खापाड़ की एफ फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर 4f दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? देखिए, एक अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है खापाड़ में दिया गया है, जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी वो कहते हैं एफ है, लेकिन अवतल दर्पण की फोकस दूरी को क्या लेते हैं हम? निगेटिव लेते हैं। साथ ही में जो वस्तु को रखे हैं, वस्तु की स्थिति जो है वो 4f है, वस्तु की दूरी सामने होती है उसकी भी दूरी को नेगेटिव रखेंगे। हम इससे सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करेंगे, क्योंकि वस्तु की लंबाई दिए हैं। वस्तु की लंबाई कितनी? तो आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर। भाई वस्तु जो होगी वो अवतल दर्पण पर ऐसे होगी y की धन दिशा में, इसलिए वस्तु की लंबाई को हम धनात्मक लेते हैं। तो यहाँ पर इस सूत्र से सबसे पहले यहाँ पर 1/f बराबर दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। 1/f, f की वैल्यू माइनस f लेंगे क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो नेगेटिव तो लेना ही। v की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, u की वैल्यू आपकी -4f है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे आप तो 1/v को रोकेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये 1 प्लस का 4f हो जाएगा, और इधर -1/f पहले से है तो 1/v बराबर 4f। आप एलसीएम ले सकते हैं, ऊपर नीचे 4 से आप गुणा करना चाहे तो कर सकते हैं, तब एलसीएम मतलब हर बराबर हो जाएगा, 4f एलसीएम हो जाएगा, 1 से 4 जाएगा, -3 बचेगा। v की वैल्यू निकालोगे तो आपकी आ जाएगी 4f/3, वो भी माइनस की। दरअसल प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए नहीं बोला गया है, आपको प्रतिबिंब की लंबाई पूछी गई, लेकिन प्रतिबिंब की स्थिति नहीं आएगी तो आप प्रतिबिंब की लंबाई भी नहीं निकाल सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा है? आप लोगों ने पढ़ा है रेखीय आवर्धन, m बराबर सूत्र पढ़ा है I/O, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बराबर -v/u, लेंस में +v/u होता है। तो क्या हम इतने सूत्र का इस्तेमाल करने वाले हैं? I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। वस्तु की लंबाई कितनी है? तो आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर, माइनस v की वैल्यू कितनी है? तो माइनस का 4f प्लस हो जाएगा, 4f/3। u की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे माइनस का 4f है। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, इसलिए निगेटिव आएगा भी यहाँ पर सॉल्व करने पर। ये 4f से 4f कैंसिल हो जाएगा, I बराबर 6 ऊपर चला जाएगा, 6 बटे में कितना हो जाएगा? 3, काटेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6, माइनस का 2 सेंटीमीटर आएगा। माइनस चिन्ह ये शो करता है कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। बात समझ में आ गई? हमें उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आ गई होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे गा पार्ट में क्या दिया जा रहा है उसको सॉल्व करते हैं। आप सभी को पता है हम किसी भी प्रकार का समय क्लास में नहीं बर्बाद करते। अगर आप सीरियस विद्यार्थी हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आप जरूर पूरी क्लास को करेंगे, क्योंकि किसी प्रकार का हम समय आपको जब बर्बाद ही नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात आपको पढ़ने में रुचि आएगी, आप पूरी क्लास को अंत तक करेंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अंक लेकर आएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। आप सभी को पता है के बराबर आपका क्या होता है? ईवी। पहले बताओ ये पता है कि नहीं पता? ये के बराबर ईवी कैसे है? कई बार मैंने बताया विभव की परिभाषा से। वी बराबर W/Q होता है। अगर कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में किया जाए तो के बराबर कितना हो जाएगा? W/Q होता है। और क्यों, जैसे इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात होगी तो ई रख देंगे यहाँ पर, के बराबर क्या आ जाएगा? क्यों वी या ईवी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश की अगर बात की जाएगी तो। ओके, तो यहाँ पर मेरी बात को समझिएगा, के बराबर ईवी होता है। तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन, तो समान विभवांतर से क्या किया गया है? त्वरित किया गया है। इसका मतलब है कि जो समान विभवांतर v की वैल्यू अगर सेम है तो गतिज ऊर्जा दोनों की बराबर होगी, क्योंकि दोनों पर आवेश क्या होगा? सेम ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी और प्रोटॉन के लिए जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो आपकी सेम हो जाएगी, ke और kp। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं कि दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात बताइए। तो आपको बता दें दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र मैंने आपको गतिज ऊर्जा के पदों में बताया था, h/√2mk।
ये आप सभी को पता होगा। अब इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो ये me लैम्डा ई हो जाएगा, ये के ई हो जाएगा। अच्छा प्रोटॉन के लिए बात करेंगे तो लैम्डा पी बराबर एच बटे में अंडर रूट, यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा 2 और ये प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाएगा और ये के पी हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनकी तरंग दैर्ध्यों का अनुपात क्या होगा, तो लैम्डा ई बटे में लैम्डा पी जब निकालेंगे दोनों को भाग करके समीकरण 1/2 से, तो भैया भाग करेंगे एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये चीज ऊपर चली जाएगी अंडर रूट 2mp इंटू में के पी, ये जो नीचे ये आपके ऐसे रहेगी 2me इंटू में के ई। ओके अब यहां पर देखिए अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, के पी के ई समान विभवांतर से त्वरित होने के कारण इनकी गति ऊर्जा बराबर हो जाएंगी, तो ये लैम्डा ई बटे में लैम्डा पी की जो वैल्यू आ जाएगी वो अंडर रूट एमपी मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान बटे में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये विकल्प आप ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, जहां होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, पूरा अच्छे से सॉल्व जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है घ पाठ। इसमें कहा जा रहा है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। भैया कोई बंद पृष्ठ के अंदर अगर वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, पहले आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव पर जो आवेश होता है एक पर होता है माइनस क्यू एक सिरे पर और दूसरे पर प्लस क्यू, तो जब वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश निकाला जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू जोड़ करके तो शून्य आ जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का जो आवेश होगा कुल परिणामी वो शून्य होगा। तो चाहे किसी बंद पृष्ठ के अंदर जितने भी हम वैद्युत द्विध्रुव डाल दें उसके अंदर आवेश ही नहीं होगा, क्योंकि हर एक द्विध्रुव का आवेश परिणामी शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बंद पृष्ठ के अंदर चाहे जितने द्विध्रुव डाल लिया जाए आवेश की वैल्यू हो जाएगी शून्य, और जब आवेश की वैल्यू शून्य हो जाएगी तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स के लिए जब सूत्र लगाएंगे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू शून्य रखेंगे तो 0/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। मतलब एक बंद पृष्ठ के अंदर चाहे जितने ज्यादा वैद्युत द्विध्रुव रख दिए जाए उससे गुजरने वाला फ्लक्स सदैव शून्य होगा, क्योंकि द्विध्रुव का आवेश कुल होता है कितना शून्य। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न आवेशित कणों को समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है, मतलब भेजा जाता है, और इसमें ऑप्शन नंबर 1 सबसे अधिक बल किस पर लगेगा ये पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, अल्फा कण पर, न्यूट्रॉन पर। आपको बता दें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो बल कार्य करता है वो F बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा। इसका सीधा मतलब है कि बल उस पर ज्यादा लगेगा जिस पर, क्योंकि आवेश जो है बल के क्या समानुपाती है, तो इसे चारों कणों में जिस पर आवेश सबसे अधिक होगा, किस पर आवेश सबसे अधिक होगा, तो आप कहेंगे अल्फा कण पर। अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर आवेश होता है, तो आवेश अल्फा कण पर अधिक होने की वजह से उस पर जो बल लगेगा चुंबकीय वो सबसे ज्यादा लगेगा। ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा कौन सा, अल्फा कण पर डी नहीं सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अगला जो क्वेश्चन है स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है। आप लोगों को अच्छे से 3 विकल्प दिए गए, उसके बाद इनमें से सभी भी दिया गया है। तो स्वप्रेरण गुणांक को एल से लिखते हैं। एल बराबर कितना होता है भाई, आप लोगों ने पढ़ा था एल बराबर ई अपान में डी आई बटे में कितना होता है डी टी। ठीक है, तो इसका मात्रक निकालेंगे तो वोल्ट प्रति, देखिए धारा का मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा सेकंड, सेकंड ऊपर चला जाएगा, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर भी होगा, लेकिन ऐसा विकल्प में कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को ये भी पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया, देखिए आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई इंटू में ए, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। ठीक है, तो यहां से अगर ई का मात्रक हम निकालेंगे तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हम इसमें कोई संबंध बैठा सकते हैं, चलिए बैठाने की कोशिश करते हैं। यहां से ई से कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, वी से आप लोग एक काम कीजिए, वी से, वी बराबर क्या होता है डब्ल्यू बटे क्यू होता है कि नहीं, तो वी बराबर जैसे डब्ल्यू बटे क्यू होता है तो वी के स्थान पर जूल प्रति कूलाम लिखा जा सकता है, जूल प्रति कूलाम लिखा जा सकता है, और गुणे में सेकंड है और बटे में क्या है एम्पियर है, क्या है एम्पियर। अब ध्यान से समझिए, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए क्या क्या हो जाएगा, ये आपका, मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए आपने एक चीज और पढ़ा है, क्यू बराबर होता है आई टी, क्या होता है आई टी, तो इसको आप लिख सकते हैं जूल सेकेंड प्रति कूलाम के स्थान पर आप लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड, क्योंकि क्यू बराबर आई टी होता है एम्पियर सेकेंड, और नीचे एम्पियर आई है तो एम्पियर 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 स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो एक मात्रक आपके सामने निकल के आ जाएगा जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्या निकल के आएगा जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर। ऑप्शन में देखते हैं तो जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर भी दिया है, और एक मात्रक तो सभी को पता है एल का मात्रक हेनरी होता है, तो दूसरा मात्रक भी क्लियर हो गया।
कि हेनरी होता है। अब तीसरा मात्रक तुम निकालो चाहे निकालो, वो 100% होगा, क्योंकि दो विकल्प हो चुके हैं। वेबर प्रति मीटर एम्पियर स्क्वायर भी ला सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो तीनों मात्रक हो जाएंगे कुल मिला के, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर जो आपका 4th होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आपका वर्क ये है कि इस मात्रक को चेंज कीजिए वेबर प्रति एम्पियर में, क्योंकि वेबर प्रति एम्पियर जो होगा वो भी आपका 100 पीरियड का ही मात्रक होगा। बात समझ गई? तो इस तरीके से आपके होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न सारे समाप्त। हम आगे बढ़ते हैं और खंड बा पर, खंड बा में 1 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए, इनको देखते हैं। इसको रब कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं आप। खंड बा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि 1-1 नंबर में पूछे जाते हैं, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, ठीक। इनको तो मान लीजिए टिक करके या विकल्प लिख करके आपको कार्य करना होता है। और जो 1 नंबर वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनका जवाब देना होता है, आपको जवाब तो इनका भी देना होता है, ठीक है। लेकिन वहां पर एक लाइन में आपको उत्तर देना होता है, ध्यान से समझिए आप सभी लोग। अगला जो प्रश्न दिया है, ब्रूस्टर का नियम दिया गया है। क्या दिया गया है? ब्रूस्टर का नियम। तो ब्रूस्टर का नियम बताते हैं, अगर किसी पारदर्शी माध्यम की बात हो जाए, ये दूसरे का कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये दूसरे का पार्ट हो जाएगा। ब्रूस्टर का नियम ये आ गया था, ब्रूस्टर का नियम। इसको आप सभी लोग एक सूत्र की मदद से याद रखिए, ठीक है। अगर किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक ऐसे लिख सकते हैं, यदि किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक n तथा ध्रुवण कोण कितना हो? IP हो, तो n बराबर जो tan IP होता है, n बराबर कितना? tan IP, इसको हम कहते हैं ब्रूस्टर का नियम। इसे क्या कहते हैं? ब्रूस्टर का नियम। ये जो संबंध है, इस संबंध को ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। याद रहेगा? याद रखना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सिलेबस में नहीं था, लेकिन अब आ गया तो इसको कराना पड़ता है। अगला जो है खा पाठ, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, अभी जल्दी मैंने आपको कराया। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर होता है I इंटू में A। तो यहां से इसका मात्रक निकालेंगे तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। गा पाठ की ओर बढ़ते हैं। 4 ओम के प्रतिरोध तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। 4 ओम का एक प्रतिरोध तार, उसको एक ऐसे वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। फिर ये इसके व्यास के सिरे हो गए A और B। A और B के बीच आपसे बोला जा रहा है प्रभावी प्रतिरोध का मान, मतलब तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है। तो व्यास के सिरों के बीच निकालना है। तो पूरे तार का प्रतिरोध कितना है? 4 ओम। तो हम यहां पर अगर निकालेंगे अर्धभाग का, किसका? वृत्त के प्रत्येक अर्धभाग है ना, आधे भाग का, अर्धभाग का प्रतिरोध। अच्छा, पूरे वृत्त में कितने अर्धभाग? एक ही। तो पूरे का 4, तो अर्धभाग का कितना हो जाएगा? 2 ओम। अब अगर समझिए ऊपर 2 ओम हो गया, नीचे 2 ओम हो गया, हमको ए बी के बीच परिणामी निकालना है। तो ए व बी के बीच परिणामी निकालने के लिए 2 ओम और ये वाला 2 ओम किस क्रम में हो जाएगा? तो आप कहेंगे समांतर क्रम में। समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R1 प्लस 1/R2। चलिए भाई, 1/R बराबर, एक हर ले लेंगे, ऊपर भी 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 हो जाएगा, 2 से 2 काटेंगे, R बराबर आ जाएगा 1 ओम। व्यास के सिरों के बीच जो प्रभावी प्रतिरोध आएगा या तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 1 ओम आएगा। ओके, चलिए भाई, जो लोग क्लास में जुड़ रहे हैं वो आ करके चले ना जाया करें, क्योंकि आ करके आप चले गए तो आप अपना बहुत कुछ खो देते हैं। अगर आप आए हैं तो शांति से बैठ करके पूरी क्लास को कीजिए, आनंद ना आए तो कहना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है घा पाठ, सूक्ष्म तरंगों के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए। गा के बाद घा पाठ, सूक्ष्म तरंगों के उपयोग। आप सभी को पता होना चाहिए जो वेग होता है, किसका किसका वेग होता है? क्रिकेट की गेंद और वाहनों की चाल जो होती है उसका मान ज्ञात करने में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है। क्रिकेट की गेंद की चाल या वाहनों की चाल ज्ञात करने में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है, पहला उपयोग। दूसरा उपयोग, उपग्रह व लंबी दूरी के बेतार संचार में इसका उपयोग होता है।
तीसरा, विमान संचालन के लिए रेडार प्रणाली में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, ये 3 उपयोग मैंने आपको बता दिए। सूक्ष्म तरंगों के 2 उपयोग आपसे पूछे गए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जरूर समझ गए होंगे, उसको याद कर लेंगे, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, और सूक्ष्म तरंगों की क्या, रेडियो तरंगों के भी 2 उपयोग याद रखिए। हर प्रकार की जो 7 तरंगे, 7 तरंगों के 2-2 उपयोग जरूर याद रखिए, एग्जाम में आना एकदम कंपल्सरी। आगे बढ़ते हैं। वाटहीन धारा से क्या तात्पर्य है? वाटहीन धारा, वाटहीन धारा क्या होती है? आप कहेंगे, आप वाटहीन धारा में क्या कहेंगे? वाटहीन धारा में ऐसी प्रत्यावर्ती धारा जिसके लिए प्रत्यावर्ती जो औसत शक्ति क्षय होती है, जिसके लिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति क्षय क्या हो? 0 हो। ठीक है, औसत शक्ति क्षय 0 हो। कितनी हो? 0 हो। तो इस प्रकार की प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग वाटहीन धारा कहते हैं। ऐसी प्रत्यावर्ती धारा जिसके लिए प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति क्षय 0 हो, ऐसी धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। कौन सी धारा कहते हैं? वाटहीन धारा। अच्छा, अगला क्वेश्चन चा पार्ट। इसमें कहा गया है एक अल्फा कण, अल्फा कण को हम लोग हीलियम नाभिक कहते हैं, इसको 2He4 से लिखते हैं। बंधन ऊर्जा दी गई है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, ध्यान से समझिएगा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, मैं आप लोगों को इसका सूत्र बताता हूं। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर आपका होता है कुल बंधन ऊर्जा, ठीक, और बटे में न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियनों की संख्या किसे कहते हैं? सम्मिलित रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को न्यूक्लियन संख्या कहते हैं, जो कि ऊपर वाली होती है बटे 4। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आपको प्रश्न में दी गई है 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुल बंधन ऊर्जा आपको निकालना है, इसको आप ई से लिख सकते हैं बटे में 4। 4 का गुणा 7 से करेंगे, 7 चौक हो जाएगा 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्रश्न में कुल बंधन ऊर्जा की बात की गई थी, तो कुल बंधन ऊर्जा हो जाएगा 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये कुल बंधन ऊर्जा देते और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछते तो हम लोग कुल बंधन ऊर्जा को 4 से भाग कर देते, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हमारी आ जाती। ठीक है, अभी अगले सेट में क्वेश्चन आया था न्यूक्लियन से आप क्या समझते हैं? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को ही हम क्या कहते हैं? सामान्य रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अब आ जाते हैं खंडसा पर। ठीक है, बढ़ते चलते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें आपको हम समझा रहे हैं सारी चीजें आप लोग पकड़ पा रहे हैं, अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। ठीक, चलिए भाई, अब हम लोग आ जाते हैं 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पर। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पर खंडसा से मामला स्टार्ट होता है। यहां पर आप डाल सकते हैं खंडसा, खंडसा। ठीक है, तीसरे का पार्ट, इसको ध्यान से समझिएगा। गॉस के नियम की सहायता से पतले आवेशित गोली खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना है। आपने इसमें 3 कंडीशन पढ़ी की थी, गोली खोल के बाहर, पृष्ठ पर और अंदर। केवल आपसे एक बात पूछी गई, खोल के बाहर। ये हमारे पास गोली खोल है, ठीक, गोली खोल से इसकी त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल R है, इसका केंद्र O है और इसके पृष्ठ को एक समान रूप से धनावेश से आवेशित किया गया है। किससे आवेशित किया गया है? एक समान रूप से धनावेश से आवेशित किया है। इससे स्मॉल r दूरी पर, किससे भाई? इससे, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया है, जहां पर हमें इसके कारण क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P से होकर जाने वाला हमें क्या करते हैं भाई? गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। ये मैं कई बार आपको, अभी मैंने डेरिवेशन की क्लास पहला इसकी मैंने कई दिनों से नहीं कराई, लेकिन क्लास इसकी पड़ी हुई आप देख सकते हैं, अभी इस साल भी मैंने कराई। तो हमको इस बिंदु P पर निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर हमें अल्पांश क्षेत्रफल की रचना कर लेंगे और जो क्षेत्रफल वेक्टर dA होगा, इसकी दिशा पृष्ठ से बाहर की होगी और चूंकि प्लस आवेश इस पर एक समान रूप से वितरित है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है वो धनावेश से बाहर की ओर होती है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी वो भी आपकी बाहर की ओर हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। तो चलिए इसको हम सरल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप यहां पर क्या करेंगे भाई? देखिए, आपको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो आपको करना क्या है? ये जो अल्पांश क्षेत्रफल माना है, ठीक, अल्पांश क्षेत्रफल
डीए से गुजरने वाला क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो ये आपका हो जाएगा डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इंटू में कॉस थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री। तब संपूर्ण से निकालना होगा, संपूर्ण पृष्ठ से। तो आप क्या करेंगे, डी फाई ई का कर देंगे समाकलन, तो कितना हो जाएगा फाई ई हो जाएगा। फाई बराबर जब समाकलन करेंगे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए कॉस 0 के लिए 1 हो गई, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई बाहर और डीए का हो जाएगा समाकलन। डीए क्या हो जाएगा, अल्पांश क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल से निकालना है तो संपूर्ण क्षेत्रफल की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा समाकलन ऑफ वेक्टर डीए का संपूर्ण क्षेत्रफल जो हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसकी त्रिज्या आपने आर मानी है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो गुजरने वाला फ्लक्स आपका यहां से आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब फाई ई बराबर आपने पढ़ा है क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग तो है, तो गॉस की प्रमेय का तो अनुप्रयोग होगा ही, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू में कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी ना गोली खोल के बाहर, तो ई की वैल्यू निकालना है 1/4 पाई इधर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के पास लग जाएगा और क्यू बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आएगी कि गोली कोष के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो एक बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसी तरीके से होती है। यहां पर यदि पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है और पृष्ठ घनत्व कितना है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान में ए। अब ए होगा क्षेत्रफल, लेकिन किसका क्षेत्रफल होगा, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो इस गोली कोष की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इस वैल्यू को वहां पर हम रख सकते हैं, अगर क्यू बराबर निकालना चाहे तो क्यू बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर वो दूरी है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, और कैपिटल आर इस गोली जो कोष है इसकी त्रिज्या है। इस वैल्यू के यहां पर रख देंगे तो ई बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू के स्थान पर लिख सकते हैं सिग्मा इंटू में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई काट सकते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट सकते हैं, तो ई बराबर आ जाएगा सिग्मा, और देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी काट दिया, ये कहाँ कटेगा, इसको मत काटना। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, सिग्मा बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर बचेगा, बटे में स्मॉल आर स्क्वायर बचेगा और एप्सिलॉन नॉट भी बचेगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, गोली खोल के केंद्र से आर दूरी पर आपने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली तो ये आई, ठीक, स्मॉल आर कैपिटल आर के पदों में, नित्य व्यंजक तो ये आ गया था। लेकिन अगर यहीं पर मैं आप लोगों को एक बात और बता दे रहा हूं, अगर पृष्ठ पर कहता कि पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो स्मॉल आर कैपिटल आर आपस में हो जाते हैं बराबर, तो पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ जाती है। ठीक है, तो यही लगे हाथ, हमने सोचा इस बात को भी बता देते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं खंड सा के दूसरे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, खंड सा के अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो अगला क्वेश्चन है ये आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर से पूछा गया है। ठीक, इसको रब कर दें, डेरिवेशन आसान था। चलिए भाई इसको रब कर देते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इससे आसान क्या हो सकता है बताओ, मैंने कितनी आसान भाषा में इस बड़े से डेरिवेशन को भी करा दिया, और आप सभी लोग डेरिवेशन को आसान भाषा में ही तो करना चाहते थे, तो मैंने आसान भाषा में कर दिया। चलिए भाई देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक धातु पृष्ठ पर लैम्डा तरंगदैर्ध्य का एक बड़ी प्रकाश आपतित करने पर प्रकाश की वैद्युत धारा के लिए निरोधी विभव कितना हो जाता है, 4 वोल्ट हो जाता है। अब उसी पृष्ठ पर 2 लैम्डा तरंगदैर्ध्य प्रकाश के लिए निरोधी विभव v हो जाता है। देहली तरंगदैर्ध्य लैम्डा नॉट का सूत्र लैम्डा के पदों में ज्ञात कीजिए। लैम्डा नॉट की वैल्यू लैम्डा के पदों में निकालना है। देखिए आप सभी लोगों ने पढ़ा प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये खा पाठ है, बहुत ध्यान समझिएगा। प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश वैद्युत समीकरण में आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि ई के बराबर कितना होता है, तो आप कहेंगे ई माइनस डब्ल्यू, या ई बराबर होता है गतिज ऊर्जा और कार्यफलन के रूप में टोटल एनर्जी व्यय होती है, इस तरीके से आप भी कह सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर देखिए ई के क्या स्थान पर आप लिख सकते हैं, ई वी नॉट। वी नॉट क्या होता है, निरोधी विभव।
ई के स्थान पर लिख सकते हैं एच न्यू और डब्ल्यू के स्थान पर लिख सकते हैं एच न्यू नॉट। ई वी नॉट बराबर आप लिख सकते हैं एच न्यू नॉट बराबर सी अपॉन लैम्डा और न्यू नॉट के स्थान पर लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा नॉट। अब आप इस सूत्र को ऐसे लिख सकते हैं ई वी नॉट बराबर एच सी कॉमन ले लीजिए 1/लैम्डा माइनस 1/लैम्डा नॉट। मैं आपको बता दूं प्रथम कंडीशन की बात करें फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में निरोधी विभव आपको दिया गया 4 वोल्ट। कितना दिया गया भाई 4 वोल्ट और तो ये हो जाएगा ई गुणे में 4 बराबर ये हो जाएगा एच सी। और अगर लैम्डा और लैम्डा नॉट की बात करें तो इस स्थिति में तरंग दैर्ध्य लैम्डा ही है और लैम्डा नॉट के पदों में ही वैल्यू रखना है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा और बटे में लैम्डा इंटू में लैम्डा नॉट। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। कोई समस्या? अच्छा, सेकेंड कंडीशन में इन्होंने क्या कहा कि जो निरोधी विभव है ई और वी नॉट, जो निरोधी विभव हो जाता है वो कितना हो जाता है, वो आपका हो जाता है वी वोल्ट हो जाता है। कितना हो जाता है? वी वोल्ट हो जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो तरंग दैर्ध्य है वो कितनी हो जाती है, लैम्डा के स्थान पर 2 लैम्डा हो जाती है माइनस 1/लैम्डा नॉट। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये ई वी बराबर हो जाएगा एच सी और ये हो जाएगा लैम्डा नॉट माइनस 2 लैम्डा बटे में 2 लैम्डा इंटू में लैम्डा नॉट। इसको मानिए समीकरण 2। बात समझ में आई? और दोनों समीकरणों को आप क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो समीकरण 1/2 से समीकरण 1 को हम लोग करेंगे 2 से भाग। देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर का न्यूमेरिकल है, बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है और ध्यान से आप लोग समझेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो यहां पर जब भाग करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ई गुणे में 4 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वोल्ट 4 वी हो गया था, बोला था ना, हमने वी नहीं लिखा है, बराबर। जब आप भाग करेंगे बटे में एलएचएस में कितना है तो आप कहेंगे ई वी बराबर उधर एच सी ब्रैकेट में है आपका लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा बटे में लैम्डा लैम्डा नॉट। यहाँ एच सी हो जाएगा लैम्डा नॉट माइनस 2 लैम्डा बटे में 2 लैम्डा लैम्डा नॉट। एच सी कैंसिल, ये कैंसिल, वी से वी कैंसिल, ई से ई कैंसिल, यहां बचा 4। ऊपर बचेगा लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला लैम्डा नॉट माइनस 2 लैम्डा। लैम्डा नॉट की वैल्यू लैम्डा के पदों में निकालना है। गुणा कर लीजिए 4 लैम्डा नॉट, 4 दूनी 8 लैम्डा, 2 लैम्डा नॉट, 2 का गुणा इधर से करेंगे 2 लैम्डा। अब मैं आपको बताऊं इसको इधर लेकर आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 लैम्डा नॉट माइनस 2 लैम्डा, इसको इधर ले जाएंगे प्लस 8 लैम्डा। भाई इसको इधर लेकर आए 4 लैम्डा नॉट से 2 लैम्डा नॉट घट जाएगा। लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालना है, 8 लैम्डा से 2 लैम्डा जाएगा 6 लैम्डा बचेगा और ये वाला 2 इधर ले जाइए, 2 3 6। लैम्डा नॉट की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा बाई 2, ये आ जाएगी 3 लैम्डा बाई 2। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि लैम्डा नॉट की वैल्यू लैम्डा के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब अगला जो क्वेश्चन है गा पार्ट, उसको देख लेते हैं। गा पार्ट, इसमें बोला गया है कि ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों में अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैं ठोसों में ऊर्जा बैंड के बारे में कई बार बात बता चुका हूं। जब चालक में मैंने बताया है ऊर्जा बैंड के आधार पर, तो चालक में जो आपका चालन बैंड होता है और जो संयोजी बैंड होता है, मैं हल्के तर्क के तौर पर एक बार रिवीजन करा देता हूं। जो संयोजी बैंड होता है इसके बीच जो एनर्जी गैप होता है, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल जिसको वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, वो एकदम नगण्य होता है, जिस वजह से संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं और धारा का प्रभाव बना रहता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का संचालन आसानी के साथ किया जा सकता है, जैसे तांबा, सोना, चांदी आदि। ठीक है, लोहा। उसके बाद अर्धचालक की बात करें तो जिनकी वैद्युत चालकता चालक और अचालक पदार्थों के मध्य होती है। ऊर्जा बैंड के आधार पर अगर बात करें तो जो चालक होते हैं चालन बैंड होते हैं, आपको मैंने फिलहाल कई बार बताया लेकिन फिर भी आप लोगों को दोहरा दे रहे हैं। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक और अर्धचालक की बात हुई थी, तो अर्धचालक में क्या होता है कि जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो अचालकों से थोड़ा कम होता है, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच। ठीक है, लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी गैप। ये अचालकों से थोड़ा कम मतलब एनर्जी गैप होता है, अचालकों में तो बहुत ही ज्यादा होता है, उसमें तो धारा का संचालन भी नहीं हो सकता है। बात समझ में कि नहीं समझ में? अचालकों में तो बहुत ही ज्यादा होता है।
तो ऊर्जा बैंड के आधार पर हम कह सकते हैं कि चालक और असंयोजी बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। और अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए अगर हम ताप बढ़ा देते हैं तो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालन बैंड में चले जाते हैं और अर्धचालक में धारा का प्रवाह होने लगता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता जितना चालक पदार्थों में होता है। समझ गए? क्योंकि चालक पदार्थों में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच एनर्जी गैप या निषिद्ध ऊर्जा अंतराल बिल्कुल नगण्य होता है, जिसमें उसमें धारा का संचालन बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से होता है। अर्धचालकों में उदाहरण आप देख सकते हैं जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये अर्धचालकों के उदाहरण हो जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन बोला गया था ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों में अर्धचालकों में अंतर, ऐसे ही दोनों के चित्र बना करके स्पष्ट कर देना है। अगला क्वेश्चन है निम्नतम ऊर्जा अवस्था में स्थित हाइड्रोजन परमाणु एक फोटॉन को अवशोषित करता है, इसे n बराबर 4 के ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित कर देता है। फोटॉन की आवृत्ति की गणना करना है। बढ़िया लेवल का ये भी प्रश्न है। अगर एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की बात करें, एनवी कक्षा में, अगले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो हर एक विद्यार्थी जानता है एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र आप लोगों ने निकाला -13.6 बटे में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो आया है। अब वो 1 से 4 तक ले जाता है, तो पहली कक्षा में ऊर्जा निकालेंगे और चौथी कक्षा में ऊर्जा निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से एनर्जी पाएगा तभी जो है अपनी से उच्च कक्षा में जाता है। फिर हम लोग डेल्टा वी की वैल्यू निकालेंगे और डेल्टा वी बराबर एच न्यू लग करके न्यू की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर निकालते हैं, इसको रब कर दे भाई, इसको रब कर देते हैं भाई। आप देखिएगा ध्यान से। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, En बराबर पहली कक्षा के लिए निकालेंगे, पहली स्थिति में 1 से 4 तक ले जाता है ना, तो हो जाएगा -13.6 बटे में 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्थात ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। चौथी कक्षा में निकालेंगे तो हो जाएगा -13.6 बटे में 4 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 बटे में 4 का स्क्वायर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप भाग करेंगे तो E4 बराबर देखिए कितना आ जाएगा भाई। इस पॉइंट को आप चाहे तो हटा सकते हैं, और 16 एक कम 16 और 16 पंचे 80, 16 छंग 96 है ना, 16 सत्ते 112, 16 अठे 128, तो माइनस का 16 अठे 128 बचा आपका कितना 8, तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80। 10 से भाग करोगे तो क्योंकि दशमलव यहाँ लगाना पड़ेगा 16 पंचे से तब होगा, लेकिन दशमलव को आगे ही बढ़ा दीजिए, डायरेक्ट 10 से भाग भी कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट E4 की वैल्यू जो आ जाएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, डेल्टा E यानी ऊर्जा में परिवर्तन निकालेंगे तो आप E4 E1 से ही ज्ञात करेंगे। बोहर की परिकल्पना नंबर 3 में आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो डेल्टा E बराबर, इससे आप इसको माइनस करेंगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा माइनस का पॉइंट, ध्यान से समझिएगा, माइनस का 0.85 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा बस। डेल्टा E बराबर, इसको आप देखिए 13.6 से 0.85 आप घटाएंगे, 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ बचा 15, 15 से हटेगा 7 बचा, ये हो जाएगा 12, ये आपका आ जाएगा 12 दशमलव कितना आ जाएगा, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, 12.75 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया क्योंकि दोनों वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी। आवृत्ति की बात की गई है, तो आवृत्ति की बात करने के लिए इसको एच न्यू लिखेंगे, इसको एच न्यू लिख सकते हैं ना, 12.75 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। हमको न्यू चाहिए आवृत्ति, तो 12.75 गुणे में 1.6 गुणे 10 की घात -19 बटे में आ जाइए, एच बटे में आ जाएगा 6.6 गुणे 10 की घात -34। अब इसे आपको केवल सॉल्व कर लेना है, ये आपका कार्य है। ठीक है, क्योंकि मैं किसी प्रकार के समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि निम्नतम अवस्था में स्थित हाइड्रोजन परमाणु एक फोटॉन को अवशोषित कर लेता है, जो इसे n बराबर 4 के ऊर्जा स्तर में उत्तेजित कर देता है, मतलब उत्तेजित अवस्था में आने के बाद n बराबर 4 तक उत्तेजित कर देता है। फोटॉन की आवृत्ति कितनी होगी, तो फोटॉन की आवृत्ति न्यू बराबर, ये सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगी। तो ये क्लास आप सभी को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चनों के साथ आपको जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।